आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। मेरा नाम सोनाली जौहरी है। थैंक यू सो मच जतिन जी इतने डिटेल्ड एंड एलैबोरेट ओवरव्यू बैकग्राउंड के लिए। अगले 20 से 25 मिनट मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि मैं आप लोगों को एक फंड रेजिंग में जो सीड टू स्केल, जो स्टार्टिंग से लेके एक इवॉल्व हो जाता है स्टार्टअप, तब तक की फंड रेजिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें होती है, कैसे इन्वेस्टर्स होने चाहिए एट अ वेरी हाई लेवल। क्योंकि ये एक टॉपिक है जिस पे हम घंटों बात कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर डिफरेंट पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट्स जो भी कवर होते हैं इसके अंदर, जो मुख्य बातें होती हैं, उनसे आपको काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ। मेरा वे ऑफ टॉकिंग हिंदी, इंग्लिश दोनों ही यूज़ करूँगी। किसी भी पॉइंट पे अगर कुछ क्वेरी हो, कुछ समझ ना आए या कुछ रिपीट करवाना चाहें, जैसा जतिन जी ने कहा, आप प्लीज़ चैट में अपना क्वेश्चन छोड़ दें और जतिन जी उन प्रश्नों को काइंड ऑफ कोलैबोरेट करके, इकट्ठा करके, मॉडरेट करके कर देंगे ताकि ये समय का सबसे बेस्ट यूज़ हो सके। इसी के साथ आई विल जस्ट गेट स्टार्टेड। एक स्टार्टअप की और एक कंपनी की फंड एक स्टार्टअप ऐसा टर्म है जो लास्ट कुछ सालों में बहुत ही एक्टिवली यूज़ हो रहा है। आई थिंक शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने स्टार्टअप वर्ड सुना नहीं होगा। आज की दुनिया में स्टार्टअप को बहुत ही एसोसिएट किया जाता है न्यू एज कंपनीज, बिज़नेसेस के साथ। लेकिन एक स्टार्टअप अल्टीमेटली है क्या? वो एक बिज़नेस है एक तरह से। वो बिज़नेस ट्रेडिशनल हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में, वो बिज़नेस सर्विसेज़ हो सकता है, वो बिज़नेस ट्रेडिंग हो सकता है, कई तरह के बिज़नेसेस हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से जो बाहर के लोग आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, धंधे में पैसा लगा रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनके कुछ तरीके होते हैं इवैल्यूएट करने के लिए कि कौन से स्टार्टअप अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं या किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने पिछले सेशंस भी अटेंड किए हैं जो एमजीसी टीम ने ऑर्गेनाइज किए हैं। मनीष जी ने आपको समझाया था कि पिच डेक कैसे बनता है। कुछ चीजों का उल्लेख उसमें हुआ था। मैं उन चीजों को वापस रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी रेफरेंस दूंगी ताकि हम रिपीटेशन ना करें। तो एक स्टार्टअप को आप एक कंपनी की तरह समझिए। एक कंपनी का फाइनेंसिंग साइकिल आज से 25-30 साल पहले जब हमारे पेरेंट्स एक बिजनेस करते थे, सोच ये होती थी कि हम घर का पैसा डालेंगे या हम अपने मित्रगण का पैसा डालेंगे, परिवार वालों का पैसा डालेंगे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गए, बिजनेस की जरूरतें बढ़ती गई। इसी कंटेक्स्ट में जब एक स्टार्टअप आया लास्ट 15-20 सालों से, और मैं इस इंडस्ट्री में लास्ट 20 सालों से हूँ, हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी फायदा ये होता है कि अगर हम पैसा रेज कर पाए हमारे बिजनेस में, तो हम ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाएंगे या फिर हम उसको ज्यादा बड़ा बना पाएंगे, जो पहले सोच भी नहीं थी। विथ द टेक्नोलॉजी, विथ द ग्लोबल एक्सपेंशन, हमें ये आराम हो गया है कि अब हम अगर जोधपुर में बिजनेस कर रहे हैं, हम जोधपुर के बियॉन्ड सोचते हैं, हम राजस्थान, भारत के बियॉन्ड सोचते हैं। तो ये एक बहुत ही हाई लेवल चार्ट है जिसमें हम बताना चाह रहे हैं कि एक स्टार्टअप जब स्टार्ट करता है तो एक वैली ऑफ डेथ जिसे कहते हैं, मोस्टली स्टार्टअप्स में नेगेटिव रेवेन्यू होता है। एंड डिस्पाइट हैविंग नेगेटिव रेवेन्यू होने कम, मतलब बेसिकली लॉस मेकिंग होने के बाद, नुकसान करने के बावजूद भी एक स्टार्टअप की वैल्यू होती है। और कुछ ऐसे तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए ओपन माइंडेड होते हैं। सो दिस पेज इज जस्ट टू गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू कि एक स्टार्टअप की जर्नी में क्या क्या फंड रेजेस होते हैं और किस स्टेज तक पहुंचते हैं। आप सभी ने आईपीओस का नाम सुना है, लिस्टेड मार्केट्स में सुना है, वो सब बहुत बाद में आता है। उस स्टेज तक पहुंचने से पहले कई तरह के फंड रेजेस होते हैं जो एंजल्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सीड कैपिटल, वीसी, वेंचर कैपिटल, अर्ली स्टेज, लेट स्टेज कहे जाते हैं। अगर हम पूरी फंड रेज की बात करें जो सीड टू स्केल की, तो तीन तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्री सीड या सीड, जिसका नाम है, जैसा कि आप सिंपल, एंड फाइनेंस में और स्टार्टअप वर्ल्ड में कई सारे शब्द इतने कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे कि हमें लगेगा इसका मतलब क्या है, बट सच्चाई ये है कि उन शब्दों का मतलब लिटरली वही होता है जो वो कहते हैं। सो प्री सीड और सीड स्टेज, जैसा कि जतिन जी ने शुरू में कहा कि बीजारोपण। सॉरी, इज द कैन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, रिक्वेस्ट करूंगी अगर Let सभी जने म्यूट let पे me चले जाएं। let me take this. I'll be muting. थैंक यू सर। सो प्री सीड आइडिया स्टेज फंडिंग वो होती है जब प्री सीड आइडिया स्टेज फंडिंग वो होती है जब आपके पास सिर्फ एक Sonali, I think you are muted, Sonali, accidentally. Oh, sorry. Is this better? Yes, Yeah, yes. I have unmuted myself.
I have unmuted myself, sorry. तो प्री सीड सीड स्टेज आइडिया स्टेज जो फंडिंग होती है वो होती है जब आपने एक बिजनेस चालू नहीं किया है, आपके पास एक आइडिया है, एक दिमाग में थॉट है, एक बिजनेस का प्लान है, लेकिन उसको चालू करने के लिए पैसा चाहिए, फ्यूल चाहिए। प्री सीड आइडिया स्टेज पहला ऑफिशियल मनी चेक होता है जो बिजनेस में आता है। वो उसके लिए काम लिया जाता है कि बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करें, हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, अगर धंधा करना है तो उसके लिए किस किस चीजों में पैसा डालना पड़ेगा। सीड स्टेज प्री सीड के बाद अगला स्टेज है। ये पैसा जब डलता है तो वैलिडेट द बिजनेस मॉडल एंड डेवलप द एमवीपी। ना एमवीपी का मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो मनीष जी ने भी अपने उसमें प्रेजेंटेशन में बताया था आपको ब्रीफली। सो हम जब पहली स्टेज की फंडिंग करते हैं, प्री सीड आइडिया जहां पे रेवेन्यू भी नहीं कमाया जा रहा है, आपके पास एक थॉट है, आपने शायद कुछ काम किया या नहीं किया है, लेकिन अगर आइडिया इतना सॉलिड है कि आपको लगता है इन्वेस्टर्स उसमें पैसा डालने को तैयार होंगे। ये नॉर्मली तब बेटर रहता है जब आपकी क्रेडिबिलिटी है, यानी आपने पहले एक स्टार्टअप किया हुआ है, और जब अब आप उस स्टार्टअप से निकलते हैं, आपने ऑलरेडी एक सक्सेसफुल जर्नी करी है, इन्वेस्टर्स आपके ऊपर बेट कर रहे हैं, आपके ऊपर चैलेंज ले रहे हैं, आपके ऊपर रिस्क ले रहे हैं, एक फाउंडर के ऊपर। सीड उसी तरह से आता है। सेकेंड कैटेगरी, जैसा कि मैंने कहा, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी आता है सीरीज फंडिंग। ना इस सीरीज में नॉमेनक्लेचर या नाम जिस तरह से किए जाते हैं, अगर आप कभी भी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, मिंट, सीरीज ए, सीरीज बी, इस स्टार्टअप ने सीरीज सी कैपिटल में $100 मिलियन रेस किए उस इन्वेस्टर से। जो नाम है वो ऐसे ही होता है, पहला कैपिटल रेज होता है सीड के बाद, उसको सीरीज ए कहते हैं, फिर सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें लगता है नाम सुन के कि शायद बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट सच्चाई ये है कि बहुत सारी चीजें एकदम सिंपल है, जैसा कही जाती है वो ही होती हैं। सो सीरीज ए फंड्स पे जो काम लिए जाते हैं उनका सोनाली, यूज होता है। सॉरी जी टू सर। इंटरवीन, एक जो क्वेश्चन बहुत लोग जो मैंने कॉमनली सुना है अपने त्रिशर्ग वाली कम्युनिटी से भी, कि जो सीड स्टेज के दौरान कौन से सिग्नल्स होते हैं, व्हाट सिग्नल्स डू इन्वेस्टर लुक फॉर बियॉन्ड द प्रोडक्ट? ये क्या ट्रैक्शन है, टीम है, या फिर विजन की क्लैरिटी है? अगर इस चीज पे बहुत, आप एक हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है जतिन जी। अगर आप मुझे 5 मिनट देंगे, मैंने एक्चुअली कोशिश ठीक है, करी है हर सीड के लिए क्या इन्वेस्टर्स देखते हैं, क्या ठीक है। वैल्यूएशन नॉर्मली होता है, कितनी हम्म, उम्र होने के बाद कितना एज लाइफ स्टार्टअप होता है, और किस तरह के इन्वेस्टर्स आते हैं, जो सबसे बड़ा मुख्य बात होती है जो नॉर्मली लोग भूल जाते हैं। हर इन्वेस्टर हर सीरीज में नहीं करता है। बहुत ही आपका अच्छा सवाल है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। मैं आई सिर्फ लेट यू जिन लोगों को कंटिन्यू। मालूम नहीं है सीरीज उनको समझा देती हूँ, and then I will straight jump into that aspect. But thank you for that question. So series A, B, C is progressively एक stepping stone है, एक सीढ़ी पे जैसे जैसे हम चढ़ रहे हैं, जो जो जरूरतें बिजनेस की बढ़ रही है उसके बेसिस पे आप पैसा रेज करते हैं। एंड नॉर्मली जो लोग कहते हैं एंड गोल पोस्ट है, और मैं कहती हूँ शुरुआत है जर्नी का, वो होता है प्री आईपीओ और आईपीओ। जो जतिन जी ने क्वेश्चन पूछा उसको आंसर करने से पहले मैं 2 मिनट स्पेंड करूंगी कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के ऊपर। बूटस्ट्रैप एक टर्म होता है स्टार्टअप में। वो तब कहा जाता है जब एक फाउंडर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो किसी और से पैसा ना लेके अपना खुद का पैसा ही इन्वेस्ट करे बिजनेस में। उसका फायदा ये है कि कंपनी आपकी है, आपका पूरा कंट्रोल है, आपके पास पूरी इक्विटी है, एंड आपको कोई रोक टोक वाला नहीं है। नुकसान ये है कि आप अपना समय और पैसा दोनों उसी चीज में लगा रहे हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन रूल से सब कुछ लोग कहेंगे कि शायद सही बात नहीं है। तो बूटस्ट्रैप आपको तब यूज करना चाहिए जब अर्ली स्टेजेस है, आपको मालूम है कोई और रेज नहीं देगा आपको पैसा, लेकिन बिजनेस के आइडिया में बहुत सॉलिड प्रूफ है कि हमें लगता है ये पक्का सक्सेसफुल होगा। एक और जो टर्म यूज होता है वो होता है क्राउड फंडिंग। इंडिया में ये इतना ज्यादा नहीं हुआ है, अब होने लगा है। यूएस में बहुत कॉमनली होता था, सिलिकॉन वैली में जैसे, जो कहा जाता है स्टार्टअप कैपिटल दुनिया का। वो क्या कॉन्सेप्ट है, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, मैंने एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया, अब मेरे पास पैसा नहीं है उसको स्केल करने का, मैंने उस प्रोडक्ट को उस पर लॉन्च कर दिया। जिन लोगों को वो प्रोडक्ट इंटरेस्ट लगा वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और मेरी इक्विटी ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी। उसके हिसाब से मैंने अननोन लोगों से भी पैसा रेज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा दिया। इसमें राइट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को लेना जरूरी है। मैं सिर्फ आपको इन टर्म्स का मतलब समझा रही हूँ, ताकि हम जब सीरीज वाइज डिटेलिंग में जाएं और कभी आप बात करें स्टार्टअप के लिए, आपको मालूम हो कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, क्राउड फंडिंग क्या होता है। क्राउड फंडिंग, अगेन क्राउड यानी भीड़, यानी ग्रुप ऑफ लोगों से फंडिंग लेना, इसीलिए उसको क्राउड फंडिंग कहा जाता है।
एंजल इन्वेस्टर ये टर्म आपने सुना होगा। लास्ट कुछ सालों में इंडिया में ये बहुत एक्टिव हो गया है, जहाँ पे अल्ट्रा एचएनआईज, जहाँ पे फैमिली ऑफिसेज, जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है। मेरे को एक बिजनेस अच्छा लगा, मैंने आप लोगों को, जतिन जी को, कल्पेश को, गगन को बोला, रही आइडिया अच्छा है। उन लोगों ने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, हम भी पैसा लगाते हैं, हमें लगता है तू कर सकती है। फ्रेंड्स एंड फैमिली से जब आप पैसा रेज करते हैं, उसे एंजल इन्वेस्टिंग कहते हैं। जो सबसे बड़ी इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो होती है वेंचर कैपिटल, एंड इसके भी कई वर्जन्स होते हैं। तो ये 4 इन्वेस्टर बकेट्स हैं या कैटेगरीज हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वेंचर कैपिटल, वेंचर यानी थोड़ा रिस्की, और कैपिटल यानी पैसा। ये वो पैसा है जो रिस्की बिजनेस में डालता है, जब बिजनेस बहुत अर्ली स्टेज में होता है। तो कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो सीरीज ए में इन्वेस्ट करेंगे, बी, सी या डी में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो आते हैं जो सवाल जतिन जी ने पूछा। एंड ये स्लाइड को 2 मिनट आप मुझे दीजिएगा समझाने को, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बट मैं ये सब एक ही पेज पे देना चाहती थी, ताकि जतिन जी जो आपका सवाल है वो एकदम आंसर हो। और इसके 2 पार्ट्स हैं स्लाइड के। सो जैसा कि मैं बता रही थी, प्री सीड, सीड, सीरीज ए, बी, सी, डी और आईपीओ। अगर आप देखेंगे, प्री सीड जो है वो शुरू होने से, बिजनेस शुरू होने से पहले से लेके 12 महीने तक आप रेस करते हैं। टिपिकल रेस जो आपका होता है वो करीब 100,000 का होता है। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी। 100,000 यानी हम आज की डेट में बात करें तो हम का बात कर रहे हैं करीब 80 से लाख से 1 करोड़ रुपया रेस करने की बात करते हैं। जो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर, जो मैंने अभी जस्ट समझाया। एक्सेलरेटर, ये एक कैटेगरी अगेन यूएस से स्टार्ट हुई है, इंडिया में भी अब बहुत एक्टिवली आ रही है। एंड जो त्रिसर्ग में हम करना चाह रहे हैं वो एक एक्सेलरेटर कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम एक स्टार्टअप को थोड़ा पैसा देते हैं, सपोर्ट देते हैं, कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मेंटर्स हैं। हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि हम आपको कनेक्ट देंगे, नेटवर्क जिसे कहते हैं। ये एक्सेलरेटर्स होते हैं जो इनिशियल स्टेज की फंडिंग में हेल्प करते हैं। इसके लिए आप मोस्टली एक एडवाइजर को हायर नहीं करते हो, वर्ड ऑफ माउथ, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, मित्रगण, दोस्तों से बात करके इनफॉर्मल एडवाइजर से होता है। सीड स्टेज, 1 से 2 साल में आप 10 से 15 मिलियन, यानी एनीवेयर बिटवीन 40-50 करोड़ से 100 करोड़ की बात करते हैं। अब ये हर कंपनी में फर्क डिफर कर सकता है, ऐसा बात नहीं है कि ये सब एक ही जगह ऐसे ही लगेगा। हर एक बिजनेस की नीड के हिसाब से वेरी करेगा। समझने की बात यह है कि इन्वेस्टर्स अलग अलग होते हैं हर कैटेगरी में, और आपको एडवाइजर चाहिए या नहीं चाहिए वो फर्क पड़ता रहता है हर कैटेगरी में। सीरीज ए 2 से 3 साल, 3 से 5, 4 से 6, 5 से 8, 7 से 10। ये लिस्ट एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव नहीं है। ये लिस्ट मतलब वो कहते हैं ना, सागर की एक बूंद के बराबर के नाम लिखे हैं मैंने। आज की डेट में जितने इन्वेस्टर्स हैं, इम्पॉसिबल है कोई भी अगर ये कहे कि हम एक एग्जॉस्टिव, एक 100% कंप्लीट फुल प्रूफ लिस्ट दे सके। ये लिस्ट जैसे हम बात कर रहे हैं, हर मिनट में एक नया इन्वेस्टर आ रहा है, क्योंकि स्टार्टअप इन्वेस्टिंग इतनी अट्रैक्टिव है। अब जो स्पेसिफिक सवाल आपने पूछा सर, वो सवाल आपका मैं इस स्टेज पे एड्रेस करूंगी। अगेन हमने हर सीरीज को इसमें ब्रेक किया है। जो प्री सीड है उसका वैल्यूएशन कितना होता है, एक सवाल ये होता है मैं कितने वैल्यूएशन पे पैसा रेज करूं। अगेन वैल्यूएशन मेरा एक फेवरेट टर्म है, इज एन आर्ट एंड नॉट अ साइंस। यानी मैं कहूंगी आपको सर ये फोन ले लीजिए मुझसे, आप कहेंगे ठीक है दे दो मुझे, मैं कहूंगी 2 लाख। सोनाली क्या बात कर रहे हो, मतलब मजाक कर रहे हो क्या? कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कहूँ ये मैं 40,000 में बेचने को तैयार हूँ, आप बड़ी खुशी से लेना चाहेंगे। तो वैल्यूएशन खराब या अच्छा, सही या गलत नहीं होता है। आपकी नजर में क्या वैल्यू है, मेरी नजर में क्या वैल्यू है, उस पे डिपेंड करता है। या उस सिचुएशन पे, उस टाइम पे, नया फोन है या पुराना फोन है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। बिजनेस में भी वही बात है। आपके हिसाब से बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है, क्या पोटेंशियल है, कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, कितना बड़ा बन पाएगा धंधा, उसके ऊपर वैल्यूएशन मैटर करता है। एक टिपिकल वैल्यूएशन, प्री मनी पोस्ट मनी, मनीष जी ने समझाया था। प्री मनी आज का बिजनेस का वैल्यू, और पोस्ट मनी आपने जितना पैसा रेस किया है उसके बाद का वैल्यू, इसे प्री मनी और पोस्ट मनी कहा जाता है। अब जो आपका सवाल था जतिन जी कि की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स इन्वेस्टर क्या देखते हैं, एक सीड स्टेज पे, प्री सीड और सीड स्टेज पे इन्वेस्टर को भी पता है कि हम रेवेन्यू नहीं देख सकते। हम ये नहीं देख सकते कि प्रोडक्ट मार्केट बनाया नहीं बना है, प्रोडक्ट की कंपनी है अगर तो जो आउटपुट बना है वो अच्छा है या नहीं है। हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ा जो चैलेंज लेती है, जो रिस्क लेते हैं इन्वेस्टर,
वो होता है टीम के ऊपर, लोगों के ऊपर। बिकॉज इनिशियल स्टेज पे आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया, एंड ऐसी कई सारी स्टोरीज है, आप ओयो की स्टोरीज पढ़िए। ओयो ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो एकदम अलग था, आज जो बिजनेस कर रहे हैं वो एकदम अलग है। एयरबीएनबी ले लीजिए, कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिए, उन्होंने जो बिजनेस इस सोच के साथ चालू किया, फिजिक्स वाला ले लीजिए जिसका आईपीओ आने वाला है, जो हम सभी जानते हैं, मतलब बहुत अच्छा किया है उस कंपनी ने। उन्होंने जब शुरू किया था, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल से शुरू किया था विद एन इंटेंशन कि हम फिजिक्स को सिंपल पढ़ाएंगे। जब उन्होंने कोई पैसा रेज नहीं किया, उन्होंने एक्चुअली बूटस्ट्रैप किया अपने बिजनेस को। उन्होंने जब अपना पहला रेज किया था, तब 7,600 करोड़ की वैल्यूएशन पे उनका पहला फंड रेज हुआ था, जिसको यूनिकॉर्न वैल्यूएशन कहा जाता है। $1 बिलियन, तब यूएस डॉलर की रेट 76 थी। ऑब्वियसली आज यूनिकॉर्न का माइल गोल पोस्ट चेंज हो गया है। एंड उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, हम फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं। उससे उनको लगा कि अच्छा, इतनी कमी है कि लोगों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने फिजिक्स से केमिस्ट्री, बायो, साइंस की सारी स्ट्रीम्स चालू करी। नीट, जेई, उसके बाद आज की डेट में वो यूपीएससी की पढ़ाई भी कराते हैं, सीए की भी कराते हैं। तो कहने का मतलब, जब उन्होंने शुरू किया, लोगों ने उनमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनको कन्विक्शन था कि अलग पांडे, प्रतीक महेश्वरी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही मैं किसी भी कई सारे स्टार्टअप्स का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। सो पहली चीज में, जब सर आपका जो क्वेश्चन था, टीम, आइडिया स्ट्रेंथ, एंड अगर कोई एक्सेलरेटर एफिलिएशन है तो वो मैटर करता है। क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं आप प्रॉफिटेबल हो? नहीं, सबको मालूम है कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। पॉसिबली प्री सीड में लोगों को ये भी पता होता है कि रेवेन्यू भी नहीं आएगा। टेक कंपनीज में ये बहुत कॉमन है, जहां आपको टेक डेवलपमेंट करने में 6 से 8 महीने, 12 महीने लग सकते हैं, प्रोडक्ट बनाने में एआई एमएल यूज करते हुए, एलएलएम यूज करते हुए, तो प्रॉफिटेबिलिटी छोड़िए, रेवेन्यू भी नहीं आता है। सीड में भी लोग रेवेन्यू नहीं मांगते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मांगते, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ मिनिमम प्रोडक्ट वायबिलिटी आ गई है। आपका जो आइडिया है उसने कुछ रूप ले लिया है। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक मशीन में काम करने वाला हूँ, वो मशीन की डिजाइन पेपर से आपने बनाना शुरू कर दिया है, अर्ली ट्रैक्शन आ गया है, फाउंडिंग टीम आ गई है। तो ध्यान रखिएगा, पहली लगन में सिर्फ फाउंडर होता है, लेकिन लोगों को भी मालूम है कि एक आदमी होता है ना, अगर आपको सबको लेके चलना है तो आपको एक टीम चाहिए, अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको एक टीम चाहिए। सिंगल मैन शो में इन्वेस्टर्स प्रेफरेबल नहीं करते हैं, तो एक टीम की प्रेफरेंस आ जाती है। जब सीरीज ए आता है, तब हम प्रोडक्ट मार्केट फिट की बात करते हैं, जो पीएमएफ इस टर्म इसमें आपने सुना सोनाली, होगा। जी सर, आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक ये कंटिन्यूटी में मेरे को लग रहा है एक क्वेश्चन और है जो आई प्लीज। थिंक मतलब इसमें कई बार जो लोग पूछते हैं कि वो वो कैसे, हाउ शुड अ फाउंडर टेस्ट वेदर देयर करंट मार्केट इज बिग इनफ टू जस्टिफाई स्केलिंग और वेदर दे शुड पिवट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे नहीं पता आप आगे एड्रेस करने वाले हैं या नहीं, लेकिन ये बहुत सारे लोग और अपन रात दिन में भी बात करते हैं ना सोनाली। सो दिस इज बिल्कुल, समथिंग विच एवरीबडी इज आस्किंग एंड सम ऑफन पीपल आर वेरी मच क्लूलेस, मतलब कई बार उनको पता ही नहीं चलता है, चले ही जाते हैं चले ही जाते हैं। बहुत ही वैलिड सवाल है सर आपका। मैंने थोड़ा सा इसको आंसर करने की कोशिश की है लेटर पार्ट में, एंड उसी टाइम पे उसको डिटेल भी और कर दूंगी। बट बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि हमें क्या लगता है ना, वो एक कहावत है कि घर का बच्चा सबको अच्छा लगता है, खुद का हम्म। आइडिया सबको अच्छा लगता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, जब आप फाउंडर बन जाते हो, मेरे को एक किसी बहुत ही अच्छे फाउंडर ने कहा था कि फाउंडर बनने से मेरे को एक चीज समझ आ गई, कि बेइज्जती कैसे सहन करनी और ना कैसे सुनना। और ये मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये एक यूनिकॉर्न कंपनी का, यानी एक 10,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यू का फाउंडर है, जिसने मुझे लाइन कही थी कि बेइज्जती सहन करना आ जाता है, ना सुनना आ जाता है, बचपन से ना सुना हो तो भी। तो आपकी बात वैलिड है, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें जो मैं बात करूंगी, और कुछ चीजें साइकोलॉजी भी हम्म। होती है जो बात में भी Sonali, what करेंगे। I am trying to do at the same time is I am motivating people to ask question. I have not received a single question. तो फिर ऐसा मुझे लगेगा कि मैं स्टार्ट करूंगा तो people will also ask. But नो anyways, नो, please go फुल्ली। on. आई होप लोग इसको समझ पा रहे हैं, इंटरेस्टिंग समझ रहे हैं। एंड आई होप आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम गाइस ऑन No, संडे। no, सो no, no, प्लीज not आस्क at all. क्वेश्चंस, प्लीज डू Yeah. आस्क क्वेश्चंस। सो सीरीज ए तक भी लोग, प्रॉफिट नहीं होगा तो ओके होंगे, प्रोडक्ट मार्केट फिट इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूजर ग्रोथ एंड कुछ मोनेटाइजेशन साइन होने चाहिए। गॉन अदर डेज जब डॉट कॉम बबल हुआ था 2000 में, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, एंड द फैक्ट वाज कि उस समय की कंपनीज का वैल्यू होता था कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए, नंबर ऑफ क्लिक से। आज की डेट में वो नहीं चलता है। हर इन्वेस्टर चाहता है कि आपका बिजनेस का मॉडल अच्छा हो, उसमें रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए। आप पैसा बनाओगे कैसे, आज नहीं बना रहे हो, कल नहीं बना रहे हो, लेकिन 1 साल बाद तो बनाना शुरू करोगे। लोग पैसा क्यों देंगे आपको, वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सीरीज ए के लिए।
अगेन ये इंडिकेटिव है, रिसर्च के ऊपर है, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने बनाया है। इसमें सभी चीजें वेरी करती हैं, हर चीज बदलती है, बट ये एक गाइडिंग फोर्स है जिसे आप समझ सकते हैं। सीरीज बी में जब हम आते हैं, आप रेज करते हैं 20 से 50 मिलियन डॉलर्स। 50 मिलियन का आपका वैल्यूएशन होता है। 50 मिलियन मतलब हो गया आपका करीब 450 करोड़ का वैल्यूएशन बात करते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ और यूनिट इकोनॉमिक स्केलेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। जतिन जी, जैसा आपने कहा था हर सीरीज में क्या इंपॉर्टेंट देखना होता है, यहाँ पे आते ही इन्वेस्टर्स इन चीजों के बारे में देखता है। समझिएगा, बाकी तीन चीजें तो देख ही रहा है, लेकिन अब ये एड ऑन चीज हो गई है, क्यूमुलेटिव है ये लिस्ट। एंड भले ही आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप ना नुकसान ना नफे में होने चाहिए, ऐसा सिचुएशन तक आ जाने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं सी में, जहां पे जैसे जैसे चीजें बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, अच्छे फाइनेंशियल्स होने चाहिए, एक्सपेंशन शुरू होना चाहिए, मार्केट शेयर दिखना चाहिए, एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। डी प्लस में मोस्टली प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी के क्लोज होते हैं। जैसे जोमेटो जब लिस्ट हुआ था तब ब्रेक इवन था, नायका ने जस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक करी थी, तो वो इंक्रीजिंगली ट्रेंड होने लग गया है जहां पे आप प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। एंड सीरीज डी प्लस में एक बार लिस्टिंग हो जाए उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना इंपॉर्टेंट है, सही तरह से चीजें करी होना इंपॉर्टेंट है, एक टीम होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप जितिन जी आपका जो पहला सवाल था वो आंसर हो गया हो। करेक्ट सोनाली, थैंक्स। ठीक है सर। अब जो आते हैं हम एक फंडिंग प्रोसेस पे आते हैं। इस ये लाइन फंडिंग में प्रोसेस सोनाली, जी, Madhur has asked this question. Thanks, Madhur. It is a very beautiful question. He is asking, are there any recommended credible sources that are more appreciated by investors that one can refer to understand better the industry size and future potential? Probably he's seeking some kind of one size fits all kind of question. एक फेयर पॉइंट, एंड आई थिंक इट एड्स टू जो आपका क्वेश्चन था पहले कि हम कैसे सोचेंगे प्रोडक्ट बड़ा होगा या नहीं होगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम दो तरह से इसको एनालाइज करते हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ लास्ट 20 सालों से, एक कहते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच और एक कहते हैं हम बॉटम अप अप्रोच। अब सही और गलत कुछ नहीं है, आइडियली आपको दोनों करनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? अब बॉटम्स अप अप्रोच मतलब आप एक से मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट बना रहे हैं। लेट्स से जोमेटो का एग्जांपल मैं कह रही हूँ, जोमेटो को मैंने सेटअप करूंगी या कर दिया है, ऐसा ही फूड डिलीवरी बिजनेस इंडिया में जोधपुर में चालू कर रही हूँ मैं, मच मोर डीपर देन जोमेटो। अब अगर मुझे हर ऑर्डर के ऊपर 5 रुपए चार्ज करने हैं और मैं कहती हूँ कि मैं 5 लाख रुपए अर्न करूंगी पहले साल में, तो बॉटम्स अप अप्रोच ये होती है, टॉप डाउन अप्रोच ये होती है कि 5 लाख रुपए आप अर्न करेंगे, 5 पर ऑर्डर करेंगे, 1 लाख ऑर्डर। 1 लाख ऑर्डर साल के, मतलब अगर हम 1 लाख ऑर्डर को डिवाइड करें 365 से, तो हम कह रहे हैं हम रोज के 275 राउंड अबाउट ऑर्डर्स को डिलीवर करेंगे। सवाल ये होना चाहिए, क्या 275 ऑर्डर्स जोधपुर में होंगे? क्या आपके पास स्किल सेट है? आपके पास इतने डिलीवरी के लोग हैं, आपके पास इतने रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आपने टाई ही 10 रेस्टोरेंट से किया है मान लीजिए, तो क्या आप हर रेस्टोरेंट से हर दिन, धूप बारिश सर्दी गर्मी दिवाली होली उनको तो कुछ भी करवा हो दे। जाए, 275 ऑर्डर जरूर सीपीओ क्लेम निकाल हुआ करेंगे? है। सॉरी सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप म्यूट पे चले जाएं। थैंक यू सर। सो क्या आप वो सोचेंगे? तो जिस तरह से समझना चाहिए, हमें दो चीजों से करना चाहिए। ऐसी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आती हैं जो काफी, मधुर जी जो एंड जतिन जी जो आपका सवाल है, ऐसी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आती हैं जो आपको बताती है कि इंडस्ट्री की साइज क्या है। आपको अपनी स्पेसिफिक बिजनेस की साइज नहीं मिलेगी। जैसे अगर मैं ये करूं तो आपको फूड बिजनेस की साइज मिल जाएगी। अब आप कहेंगे फूड बिजनेस, अगर रेस्टोरेंट ईटिंग बिजनेस मान लीजिए एक एक्स नंबर है, 100 का है, उसमें से कितने लोग रेस्टोरेंट में आके खाते हैं या डिलीवरी कराते हैं? आप एक ट्रेंड देखेंगे, नहीं तो एक अजम्पशन लगाएंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा बिजनेस हो जाएगा, 20%, 30%, 40%। उसमें से कितना परसेंटेज मेरा अवेलेबल होगा? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये टैम और सैम, दी टारगेट एड्रेसेबल मार्केट एंड दी एड्रेसेबल मार्केट जो आपके लिए अवेलेबल है, जो मनीष जी ने भी अपने प्रेजेंटेशन में कहा था, ये वहां से आता है। सो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो कंसल्टेंसी फर्म से आती है, मैकिंजी, बेन, आपके पीडब्ल्यूसी, ईएनवाई, ये लोग काफी ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन, ऐसे लोग भी पब्लिश करते हैं, जिनसे आप ओवरऑल इंडस्ट्री साइज निकाल सकते हैं। फिर जो मैं कह रही थी टॉप डाउन और बॉटम्स अप अप्रोच, वो वैसे आती है कि हमने कहा अगर मार्केट ही 50 रुपए का है और मैं कह रही हूँ मैं 40 हो जाऊंगा, तो दैट इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू।
आपको 80% मार्केट शेयर नहीं मिलेगा। तो वो एक टॉप डाउन अप्रोच को ट्रायंगुलेट करते हैं। इन्वेस्टर भी वैसे ही देखेगा कि आप कह रहे हैं आप बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इज इट टू गुड टू बी ट्रू, इज इट इवन अचीवेबल? वो एक फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ता है। स्ट्रेट आंसर नहीं है कि यही सोर्स होगा, लेकिन मल्टीपल सोर्सेस से आज की डेट में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन इटसेल्फ कि अगर आप कुछ भी लोगों से बात करेंगे जो इंडस्ट्री में है, कि आपको ब्रॉडर इंडस्ट्री साइज मिलेगा। उसके बाद आपको सोचना है अगेन, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में हैं जहां पे टोटली न्यू इंडस्ट्री कैटेगरी क्रिएशन जिसे हम कहते हैं उसमें जा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। जैसे जोमेटो ने जब शुरू किया वो एक कैटेगरी क्रिएशन कर रहे थे, उबर ने जब शुरू किया, उबेर ने, वो एक कैटेगरी क्रिएशन कर रहे थे। जेप्टो, ब्लिंकिट, जो आज जोधपुर में भी आ गया है, स्विगी, इंस्टामार्ट आ गया है, ये कैटेगरी जब क्रिएट कर रहे थे इनको पता ही नहीं था मार्केट कितना बड़ा होगा। तो ये कैसे स्टार्ट करेंगे? ग्रोसरी मार्केट कितना है इंडिया में, उस ग्रोसरी मार्केट में से कितना मार्केट से मेट्रोज में है, कितने लोग हैं जो कन्वीनियंस को देखेंगे वर्सेस द प्राइस। उसमें फिर अजम्पशंस आते हैं, आपको रीजनेबिलिटी ऑफ अजम्पशंस लगाना पड़ेगा एंड देन देखना पड़ेगा कि आप अपना रेवेन्यू कितनी तरह से ग्रो कर रहे हैं। क्या वो ग्रो करने के लिए आपके पास इतना रिसोर्सेज है? जैसा मेरा एग्जांपल था 275 ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, एक डिलीवरी बॉय कितने ऑर्डर डिलीवर कर पाएगा? 10, 15, 20? विच मीन्स मुझे 275 ऑर्डर डिलीवर करने के लिए एटलीस्ट 15 डिलीवरी बॉय होने चाहिए मेरे पास। ज्योग्राफी को आप देखना पड़ेगा कि वो 5-10 किलोमीटर के एरिया में दिखेगा, उसको बॉटम्स अप एनालिसिस कहते हैं। अगेन ये चीजें काफी लंबा टाइम लेती हैं, पर जितना आप इनपुट करेंगे उतना आपको अच्छा डिटेल आंसर मिलेगा। एट एन आइडिया स्टेज, इनफैक्ट प्री सीड एंड सेड स्टेज, आपको डिटेलिंग नहीं पता होगी, आपको एक विजन होगा, लेकिन एक इन्वेस्टर चाहेगा अर्ली ट्रैक्शन दिखने लगे, एमवीपी प्रोग्रेस दिखने लगे कि हाँ लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, वो एक दिखना चाहिए। एंड जैसे जैसे आप मूव करते हैं ज्यादा फंड रेज करने के लिए, आपकी क्लैरिटी आनी चाहिए और इन्वेस्टर्स को वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। Aditya is seeking more explanation about this new category creation. So probably Sonali wants to state Aditya, जैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग में देर वॉज नो एग्जिस्टिंग प्लेयर इन दिस मार्केट, तो जोमेटो ने वो कैटेगरी क्रिएट की। व्हेन इट कम्स टू इंस्टामार्ट और जेप्टो, तो क्विक कॉमर्स में कोई लोग थे ही नहीं, सो दे क्रिएटेड दिस न्यू कैटेगरी। सोनाली वांट टू ऐड एनीथिंग ऑन दिस? टोटली नहीं, आई थिंक आपने एकदम अच्छे से एकदम परफेक्ट चीज बोली है जतिन जी। कैटेगरी क्रिएशन का सिंपल मतलब होता है, आप एक ऐसा बिजनेस सेट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो प्रॉब्लम तो है लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं है, तो लोगों के लिए वो प्रॉब्लम एक्सेप्टेड है। आज से पहले उबर जब आया था, उबर, ओला उबर, रैपिडो आया, उसके पहले हम सब यही सोचते थे कहीं और जाना है तो टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, किसी फ्रेंड से, टूर एजेंसी से बुक करेंगे, राइट? या खुद की घर की गाड़ी चाहिए। ये कभी सोचा ही नहीं था कि एक ऐप पे, मोबाइल पे जाके मैं एक टैक्सी बुक कर पाऊंगी। तो कैटेगरी क्रिएशन वो टर्म होता है और जो इन्वेस्टर हमेशा जानना चाहता है, क्या आप एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जिसका सॉल्यूशन है, तो आपके कंपेरेबल कौन है, या आप एक नई प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो। इन्वेस्टर क्या जानेगा, सोचेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्या वो जेन्युइन प्रॉब्लम है या फोर्स्ड प्रॉब्लम है। वहां पे जतिन जी, जो आपका एक सवाल था पहले कि कैसे जाने कि हम एक अच्छे बिजनेस में या बुरे बिजनेस में, कई बार क्या होता है हमें लगता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, रियलिटी हमको ये समझना पड़ता है, थोड़ा डिपस्टिक भी कर सकते हैं आप, एक सर्वे कर सकते हैं कि क्या इन्वेस्टर के लिए ये प्रॉब्लम इतनी तकलीफ दे है कि वो पैसे देने को तैयार होगा या वो अपनी हैबिट्स चेंज करने को तैयार होगा। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये होती है, हम इंसानों को कुछ भी बदलाव पसंद नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि चेंज इज द ओनली इनएविटेबल। यानी चेंज ही एक वो चीज है, बदलाव ही एक वो चीज है जो हम चाहे ना चाहे हर दिन, हर पल, हर मिनट हो रही है। तो हम हमेशा सोचते हैं बदलाव नहीं होगा। मेरे को अगर कोई आके बोल दे कि कोविड के पहले बोलता कि ऑनलाइन मीटिंग्स हो सकती है, एक फाउंडर का नॉर्मली होता है, हो ही नहीं सकता, काम करने के लिए तो ऑफिस ही आना पड़ेगा। कोविड हुआ, करेक्ट। बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज की डेट में आप देखिए ना, हम इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कर पाते हैं। मेरा मेरा काम मैं मोस्टली ऑनलाइन करती हूँ क्योंकि फाउंडर भी खुश है, आने जाने का टाइम बच जाता है बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे जैसी सिटीज में। तो आपको ये समझना होता है कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्या उस प्रॉब्लम से लोग इतने परेशान है कि वो आपको पैसा देंगे। सेकेंड पार्ट, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप कंपेरेबल कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं और ये भी इजीली पॉसिबल है। आज हर दिन एक नई एनबीएफसी आती है ना फाइनेंसिंग देने के लिए, कोई नया नहीं करता है, बट द करेक्ट। फैक्ट इज वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, वो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि और 15, 20, 100 लोग आ जाएंगे तो भी हर एक उस पाई में से, अभी भी हमारे यहाँ पे अंडर फाइनेंसिंग है।
लोगों को जितनी फाइनेंसिंग चाहिए उतनी मिलती नहीं है, क्योंकि एक बैंक की कैट लिमिट आ गई है, एक एनबीएफसी की लिमिट आ गई है। तो आपको वो समझना चाहिए मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, क्या उस सॉल्यूशन को ऑलरेडी कोई प्रोवाइड कर रहा है और मैं सिमिलर बिजनेस कर रहा हूँ, विच इज परफेक्टली फाइन, नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर आपके पास स्केलेबल अपॉर्चुनिटी, यानी आप उसको बड़ा कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है रिटर्न के लिए। उसको रिटर्न कब मिलेगा? जब आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा। आपका वैल्यूएशन कब बढ़ेगा? जब आपका बिजनेस अच्छा करेगा, आपका बिजनेस बड़ा होएगा। प्योर इन्वेस्टर इंटरेस्ट होता है रिटर्न में। शो मी द मनी इज द एपिक लाइन एवरी इन्वेस्टर इन देयर हार्ट सेज। जितना जल्दी जितना अच्छा, दैट इज द इंटेंशन। वो इन्वेस्ट ही इसीलिए कर रहा है, वही उनकी रोजी रोटी है। Correct. Sonali, quick time check. Sonali, we have 20 more minutes in our hand. Some Prakash ji is asking कि his idea is in pre-seed stage, तो उसको कितना equity offer करना चाहिए? I think for this question, they सो should be सर, contacting you personally. हाँ, आई एग्री। सी अगेन, देयर इज नो वन साइज फिट ऑल और सेम ब्रश कलरिंग एवरीथिंग। रियलिटी में इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता है। एंड ये फाउंडर्स मुझे बहुत बोलते हैं कि दो तरह की बातें, दो तरह से आप सोच सकते हो। मेरी इक्विटी मेरे घर के पुश्तैनी हीरे जवाहरात की तरह है, मैं ना दूं। बट द फैक्ट इज, अगर आप वो नहीं दोगे तो आप ग्रो भी नहीं करोगे। तो एक राइट आंसर दोनों के बीच में होता है। आपको कितनी इक्विटी ऑफर करनी चाहिए, इसका फंक्शन ये भी होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए बिजनेस को प्री सीड से सीड या प्री सीरीज ए तक लाने के लिए। नहीं तो वो दिमाग में ही आपके आइडिया रह जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अदर पॉइंट इज व्हाट इज मार्केट विलिंग टू गिव यू। डू अ टेस्ट ऑफ द मार्केट कि आज पैसा कितने पे रेज हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरे आइडिया की पैसा वैल्यू तो आज ही 100 करोड़ है। द फैक्ट इज रियलिटी चेक लाइफ में चाहिएगा, तो आप कितने पे रेस कर पा रहे हो, वो भी एक सेकेंड क्राइटेरिया होता है। सो माई फेवरेट लाइन इन स्टार्टअप वर्ल्ड हैज बीन, रेज व्हेन यू कैन, नॉट व्हेन यू नीड। विच मीन्स आपको पैसा तब रेस करना चाहिए जब इन्वेस्टर्स आपके ऊपर बेट करने को तैयार है, आप अच्छी पोजीशन में हो। ना कि तब जब आप एकदम स्क्वीज हो गए हैं, पैसा नहीं है, मंथली सैलरी नहीं है देने को। मैंने वो सिचुएशंस देखी है, एंड ट्रस्ट मी वो अच्छी सिचुएशन नहीं है जब आप स्टार्टअप बना देते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं आपके पास तब। तो सर कितना डाइल्यूट करना चाहिए, वेरी करेगा। अगर आप वीसी के पास जाएंगे, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर के पास, तो वो लोग जो हैं वो 10 से 15% मिनिमम लेंगे। एक वीसी इन्वेस्टर 15 से कम नहीं इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उनको मालूम है हर सीरीज में उनका स्टेक कम होता जाएगा। और अगर वो कम होता है तो जब वो बेचेंगे तब उनके पास इतना तो होना चाहिए कि रिटर्न अच्छा बने। तो नॉट अ डायरेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। ऑब्वियसली हैप्पी टू कनेक्ट ऑफलाइन, बट डू थिंक अबाउट आपको कितना रेस करने की जरूरत है। एंड द सेकेंड थिंग यू शुड डू इज अ कंपेरेबल एनालिसिस, विच इज बेसिकली आपके जैसी अगर कोई और कंपनी है तो उसने कैसे वैल्यूएशन किया है, या उनका आज क्या वैल्यू है और वो कितने साइज के हैं आज। दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट। बिकॉज सोनाली अभी अपन सीड और प्री सीड पे ही परिभ्रमण कर रहे हैं, वी आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट पार्ट, सो आई हैव रिपीटेड मल्टीपल क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द प्री सीड एंड सीड स्टेज. People are asking कि often investors will be very much looking forward for the strong founders profile. तो फाउंडर की प्रोफाइल क्या रोल प्ले करती है प्री सीड और सीड स्टेज में? योगेश, आई थिंक द नेम इज नॉट रेड, आईफोन 15 प्लस हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन. तो श्योर। नो, आई थिंक प्री सीड एंड सीड में सबसे ज्यादा मैटर करता है फाउंडर की प्रोफाइल। इनफैक्ट आई विल जंप बिटवीन फ्यू स्लाइड्स एंड इफ नीड बी वी कैन मेक द प्रेजेंटेशन अवेलेबल लेटर. Preparation for fundraising is refine your business model, build a prototype, develop a compelling pitch deck, and legal and financial document. Pitch deck पे मनीष जी ने बहुत ही अच्छा सेशन दिया था, तो सबको मालूम है। बिजनेस मॉडल रिफाइन करने का मतलब जो मैं पहले क्लैरिफाई करी थी, प्रॉब्लम को क्लियर करो। क्या तुम एक यूनिक सोल्यूशन दे रहे हो, क्या आपका बिजनेस स्केलेबल है, एंड क्या वो सस्टेनेबल है। डेवलपिंग अ कंपेलिंग पिच डेक, ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जो पॉइंट है कि फाउंडर की टीम क्या इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें जो सीड प्री सीड में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मैनेजमेंट, मार्केट और मॉडल। मैनेजमेंट इज वेयर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके ऊपर बेट ले रहे हैं। तो मैनेजमेंट टीम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है एक प्री सीड और सीड के लिए, क्योंकि बिजनेस चेंज होएगा, रेगुलेटरी चेंज होंगी, लेकिन क्या फाउंडर अजाइल है, क्या फाउंडर एकदम हकार जाता है, हार देख के मतलब बैकआउट कर जाता है, या वो लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड है। सो आपके सवाल के लिए आंसर ये है कि प्री सीड सीड में फाउंडर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है आपका ब्रॉड मॉडल, कि आप किस डायरेक्शन में, किस मार्केट में कर रहे हैं।
क्या आप फाइनेंशियल सर्विसेज कर रहे हैं, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या आप सोलर पैनल्स कर रहे हैं, क्या वो मार्केट इतना बड़ा है कि आप बड़े हो जाएंगे तो बिजनेस बड़ा होगा? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने कहा, इन्वेस्टर देखता है रिटर्न, और रिटर्न देखने के लिए उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, आज आपकी कंपनी छोटी है लेकिन क्या ये कंपनी आगे जाके बड़ी हो जाएगी, एंड तब मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, वो 1 2 3 टाइम के लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होप कर रहे हैं कि 50 60 70 80 100 टाइम्स उनका रिटर्न आएगा। यानी मैंने अगर आज 100 रुपए डाले हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो 100 रुपए से मुझे 1000 10,000 नहीं, इनफैक्ट लाख तक का रिटर्न मिल सके। सो फ्यूचर वैल्यू देखने के लिए वो देखते हैं फाउंडर, आज की आपकी कैपेबिलिटी क्या है। जो फाउंडर में मतलब क्या होता है कि क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, या वो ऐसे हैं जिनसे स्लाइमी होता है ना, विश्वास वाली बात नहीं हो रही, मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ नहीं कर सकती, इसीलिए इन्वेस्टर्स फाउंडर्स से बार बार मिलना चाहते हैं, अकेले बिना एडवाइजर्स के भी। क्या वो बात करने में लॉजिकल है, क्या उनकी सोच सही है, सही और गलत का मायना क्या है उनका, क्या उनको इस इंडस्ट्री की समझ है, या वो समझने को तैयार है, सीखने को तैयार है। एजुकेशनल बैकग्राउंड डज बिकम important in some of these things also, but actual experience always weighs higher, and reference check. So these all things are important for a founder. The other things for a successful startup becomes the market. क्या, जैसा कि मैंने बताया, फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या स्कोप है या नहीं है। आज की डेट में अगर कोई आपको आके कहे कि रियल मनी गेमिंग के स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करेंगे क्या, आप कहेंगे वो बिजनेस ही नहीं है, सरकार ने रेगुलेशंस निकाल दी है बैनिंग इट, हाउ कैन वन थिंक अबाउट अ बिजनेस देयर। मॉडल क्या है, इज इट सस्टेनेबल, इज इट सस्टेनेबल, इज इट अ शॉर्ट टर्म बिजनेस मॉडल और लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल। कई लोगों ने कोविड में मास्क की फैक्ट्री लगाई, दैट वाज एन इंटेंशनली अ शॉर्ट टर्म बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट मेकिंग है, बट कैन आई इवॉल्व इट टू मेक अ बिजनेस विच इज अ लॉन्गर टर्म पोटेंशियल। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यू आर प्रीटी मच राइट सोनाली। आई कैन रिकॉल बेंचमार्क करके एक वीसी कंपनी थी, उसने ईबीए में इन्वेस्ट किया, दे रीप 750 टाइम्स प्रॉफिट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट। ओवर टू यू So सोनाली। sure. So to that point, Jatinji, what I always say this is a startup investing is, as a founder, it is my business. It is my child. I have a, heart, passion towards it. As an investor, it is a lottery ticket for them. कोई भी इन्वेस्टर जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, वो ऑन एन एवरेज, अगर आप समझे, 100 स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको डे वन पे मालूम है कि इसमें से 70 या 75 तो जीरो होने वाले हैं, मुझे कुछ पैसा नहीं आएगा। बाकी 25 में से 5 से 7 स्टार्टअप मुझे अपना जो पैसा डाला था, 1 रुपया डाला मान लीजिए, वो 1 रुपया वापस आए। जो बाकी के बचे हैं 25 में से 5 और चले गए, 20 बचे हैं, 10 ऐसे होंगे जो मुझे 1 रुपए के बदले 2 या 3 रुपए देंगे। 5 ऐसे होंगे जो 1 रुपए के बदले 10 या 50 रुपए देंगे। एंड सिर्फ 4 या 5 होते हैं 100 में से, जो एक स्टार्टअप पे उनको 1000 गुना देते हैं। इसीलिए उनकी एवरेज रिटर्न्स आती है 22-23%। बट व्हाट इट मीन्स इज, उस 4 को ढूंढने के लिए आपको 100 में इन्वेस्ट करना होता है। सो जब एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से नहीं मालूम पहले, तो आपको कैसे, मतलब आप कैसे असेस कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्वेस्टिंग साइड से। बट एक फाउंडर के लिए ये सोचना चाहिए कि आपने अपने बिजनेस में बैकग्राउंड वर्क किया है या नहीं किया है, आपके पास राइट लोग हैं इन्वेस्ट करने को, काम करने को, देयर टाइम देने को या नहीं, एंड आपने सही इन्वेस्टर्स को साथ लिया, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स सही होंगे तो आपको वो, मनी इज फंजिबल, मेरा एक और लाइन मैं कहती हूँ, कलर ऑफ द मनी इज ग्रीन। पैसा तो पैसा है, फर्क नहीं पड़ता है मेरे वॉलेट में 1000 रुपए कहाँ से आए, मेरे पापा ने दिया है, मेरी मम्मी ने दिया। द फैक्ट इज, जो फंड रेज करते हो उसमें पैसे के अलावा, पैसा तो हर इन्वेस्टर से आएगा, आपको ये सोचना चाहिए मुझे और क्या मिल रहा है। एक होता है आपको नेटवर्क मिल रहा है क्या, अगर आप एक लार्ज वीसी में जाते हैं तो आपको एक कनेक्ट मिलता है, आपको कोई डोमेन एक्सपर्टीज मिल रही है क्या, अगर आप कोई स्ट्रैटेजिक से लेते हैं तो आपका बेनिफिट। टाटा 1mg ट्रांजैक्शन पे जब मैंने काम किया था, टाटा ने 1mg में इन्वेस्ट किया था, एक स्ट्रेटेजिक मेजॉरिटी स्टेक लिया था, एंड उसके बाद 1mg को रीब्रांड किया था टाटा 1mg। पैसा नहीं लिया था सिर्फ, इट वाज मोर अबाउट टाटा ब्रांड, गुडविल, इट वाज मोर अबाउट द इकोसिस्टम, द बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग कम हो गई सडनली, हो जानी चाहिए ऐसा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि टाटा ने बिग बास्केट में भी इन्वेस्ट किया था, तो सेम डार्क स्टोर्स काम आ सकते हैं। तो आप पैसा जब रेज कर रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए आपको पैसे के अलावा क्या मिल रहा है, क्या आपको कोई स्ट्रेटेजिक इनपुट्स मिल रहा है, आपको कोई बिजनेस बेनिफिट मिल रहा है, या आपको एक मार्केटिंग पब्लिसिटी भी मिलती है। लोग शार्क टैंक में गए बिकॉज वहां पे जाके रिटर्न मिले ना मिले, इन्वेस्टमेंट मिले ना मिले, आपको एक नेशनल टेलीविजन पे बिना पैसा खर्चे एडवर्टीजमेंट मिला।
हर एक कंपनी जो स्टार्टअप पे आई, शार्क टैंक पे आई थी एंड जो ऐसे स्टॉक शोज पे आती है, उन्होंने ये प्रूफ स्टेटमेंट दिए हैं कि हमारा जो वेबसाइट ट्रैफिक था, हमारा जो ऑनलाइन सेल था, वो बढ़ गया। तो वीसी सर्कल ऐसे कई सारे हैं जो और इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि अच्छा ये स्टार्टअप एग्जिस्ट करता है। सो कलर ऑफ द मनी इज ग्रीन। जब आप एक इन्वेस्टर के लिए देखते हैं, आपको ये सोचना चाहिए मुझे पैसे के अलावा और क्या मिल रहा है। करेक्ट। ओके सोनाली, लेट्स मूव ओके, अहेड। या। sure. So this is a very high level which I had skipped on a process for fundraise in a startup. ना डिटेलिंग इसमें बढ़ जाएगी अगर आप लेट स्टेज पे हैं, और कम हो जाएगी अगर आप सीड स्टेज पे हैं। आइडिया जनरेशन के बाद आप बिजनेस प्लान डेवलपमेंट करते हैं, सीड फंडिंग करते हैं, अर्ली स्टेज फंडिंग करते हैं, एंड देन सीरीज फंडिंग के बाद आप आईपीओ करते हैं। जो प्रोसेस होता है उसके लिए हमें बिजनेस मॉडल को बनाना पड़ता है, जैसा कि मैंने कहा। ये जो नॉर्मल पिच डेक है उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। एंड एक जो मैं वाइल बहुत लेंथ में हमने प्रीवियस सेशंस में बात करी हुई, मैं रिकमेंड करूंगी जो भी स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं, गो एंड लुक बैक एट सम ऑफ द ओल्ड पिच डेक्स जो आज की डेट में ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट इज एयरबीएनबी का पिच डेक, एंड हुआ तो मैं आपको भेज देती हूँ जतिन जी अभी इस सेशन के टुवर्ड्स द एंड, आप सबको भेज सकते हैं आराम से Sure. चैट में ही। उन्होंने सिंपल शब्दों में 10 स्लाइड में अपना बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया था फॉर द फर्स्ट फंडरेज दे डिड। एंड एयरबीएनबी आज सबको मालूम है बहुत ही बड़ी कंपनी है। सो हमेशा नॉट ऑलवेज मोर इज बेटर। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कैन आई मेक माई पिच डेक इन अ सिंपल टर्म्स दैट कोई भी लेमैन जिसने ये फील्ड नहीं देखी है, जो पहली बार इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको समझ आए। क्या आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या सोल्यूशन है, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, आपका मॉडल क्या है, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, क्या क्या आप ट्रैक करते हैं, ट्रैक्शंस एंड माइलस्टोन्स, यानी आप क्या अपने लिए खुद अपनी रिपोर्ट कार्ड बनाइए, आपके टीम और एडवाइजर्स कौन है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहले वाले प्रेजेंटेशंस में भी बोला गया है, यूज ऑफ फंड्स क्या रहेगा। ये मेन चीजें होती है जो स्टार्टअप टू सीड में, अगेन ईच सीरीज में हम घंटों बात कर सकते हैं, बट मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको हाई लेवल बताओ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट टर्म्स होते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया मैं इतने रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बात खत्म हो गई, वहां से तो बात शुरू होती है। इट्स लाइक अभी तो रोका हुआ है, शादी तक की बातें बाकी है और शादी के बाद की प्लानिंग भी बाकी है। तो कितना इक्विटी देना है, कंट्रोल, फंडिंग स्टेज, एग्जिट स्ट्रैटेजी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इसको सम करना चाहें तो ये कुछ फंडिंग सोर्सेज होते हैं जो एक स्टार्टअप के लिए अवेलेबल होते हैं। मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगी जो समझाने के लिए एक एलिमेंट जो स्टार्टअप के जार्गन्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था सेफ के बारे में, जिस सिंपल एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर इक्विटी। सो आप जब एक फंड रेज करते हैं, टर्म शीट एक टर्म आता है जो होता है समरी ऑफ की टर्म्स एंड कंडीशंस। इन्वेस्टमेंट लेने के लिए इट्स लाइक एक सिंपल पेपर पे, इसको हेड ऑफ टर्म्स भी कहा जाता है, कि क्या टर्म्स पे है, कितना पैसा डालोगे, कितने वैल्यूएशन पे डालोगे, कितने टाइम के लिए डालोगे, मुझे ब्याज देना है या मुझे रिटर्न करना है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो टर्म शीट में आती है। ड्यू डिलिजेंस इज अ वेरी डीप रिव्यू प्रोसेस। सीड प्री सीड में कम होगा लेकिन सीरीज में ज्यादा होगा। यहाँ पे बेसिकली एक इन्वेस्टर वेरिफिकेशन करता है, रेकी करता है, कंफर्म होता है, कॉन्फिडेंट लेता है कि बिजनेस में आप फाउंडर जो कह रहे हो वो सही है। इट इज नॉट पर्सनल बट इट इज स्टैंडर्ड। एमवीपी मैंने बात कर ली है तो मैं नहीं बताऊंगी। इक्विटी हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ओनरशिप होता है। इन रियलिटी जब आप फंड रेज करेंगे तो सेफ और इक्विटी के बीच की चीजें होंगी जिसको कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ये कुछ बिजनेस रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जो अगर आप एक स्टार्टअप में पिच कर रहे हैं अपना आइडिया या किसी इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, आपको समझ होनी चाहिए। जीएमवी, एआरआर, क्यूआरआर, ग्रॉस मार्जिन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सिंपल टर्म्स में ग्रॉस मार्जिन इज आपका बिजनेस रियली वेरिएबल कॉस्ट निकाल के क्या बचा रहा है, एंड कंट्रीब्यूशन इज कि एवरी सेल फिक्स्ड कॉस्ट को बचाने के लिए क्या आ रही है। ग्रॉस मार्जिन बहुत ही फाइनेंस कॉन्सेप्ट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट। सो ये कुछ और टर्म्स है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो नए टर्म्स आते हैं, एबिटा हमने सुना है, एलटीवी, कैट, लाइफ टाइम वैल्यू, क्योंकि एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म देखता है। एक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देख रहा है। इन्वेस्टर देखता है 5 7 10 सालों के लिए। लाइफ टाइम वैल्यू इज कितना पैसा एक कस्टमर से आप एज अ बिजनेस अर्न कर पाएंगे, रेवेन्यू में भी एंड प्रॉफिट में भी।
एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज उसी कस्टमर को ऑनबोर्ड लाने के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया। ये बहुत ही बेसिक टर्म्स जो हैं वो एक इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं, और जो जस्ट फंडिंग के लिए नहीं, आपको अपने बिजनेस के लिए पता होना चाहिए। अगर मैं जोमेटो के एग्जांपल में लूं, अगर मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो स्टडीज कहती हैं 4,500 से 5,000 है एक रिटेल इस टाइप के बिजनेस में। और अगेन जो पहला क्वेश्चन था, ये डेटा हमें कहाँ से मिले? ऑनलाइन बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, कुछ पेड होंगी, कुछ फ्री एक्सेसिबल भी है। एंड आज की डेट में विथ चैट जीपीटी एंड अदर एआई इंजन्स आपको ये डेटा बहुत आसानी से मिल सकता है, थोड़ा सा डिलिजेंस एंड डेस्कटॉप रिसर्च करने पे। सो प्लीज यूज दोज फॉर योर बेनिफिट, बिकॉज आज की डेट में व्हाट हैज चेंज्ड इन लास्ट 20 years इज दैट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सो आपको इंडस्ट्री वाइज स्टैंडर्ड ग्लोबल एलटीवी मिल जाएगा, आपको इंडिया के स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, और अगर आप एक नई कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने असम्पशंस लगा सकते हैं। जब आप एक नई कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, किसी को भी नहीं पता है क्या सही है गलत है। हाउ एन इन्वेस्टर इवैल्यूएट्स इज, आप लॉजिकल हैं, आप एकदम मतलब सेंसिबल बात कर रहे हैं या आउट ऑफ सेंस बात कर रहे हैं। आप एक थॉट प्रोसेस वाइज लॉजिक्स में हैं कि हाँ मैंने ये सोचा, ये सोचा, ये सोचा। कि मैंने जोमेटो में सोचा कि अच्छा मैं एक जना 10-12 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। अगर मैं कहूँ 50 ऑर्डर हर जोमेटो वाला करेगा, हम कहेंगे दैट्स नॉट लॉजिकल, राइट? सो दैट इज हाउ यू इवैल्यूएट द थीसिस। कैश बर्न पेबैक पीरियड इज ऑब्वियसली कितना टाइम लगता है कंसिडरिंग लाइफ टाइम वैल्यू एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। Cash burn and retention are the other terms. Let me take a pause. If any of these terms you want me to deep dive या कोई और सवाल हो तो मैं बहुत ही खुश होंगी आंसर करने के लिए सर। देर आर बंच ऑफ क्वेश्चन सोनाली विच आर लाइंड अप, पर प्लीज। आपका कोई ब्लॉग अगर हो, बिकॉज देर आर क्वाइट ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे इसमें मधुर जी भाई साहब ने पूछा है, व्हेन इन्वेस्टर्स आस्क वेयर विल यू स्पेंड योर मनी, व्हाट आर द टर्म्स विच शुड नॉट बी टोल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? कौन से रॉन्ग आंसर्स है जो नहीं बोलने चाहिए? आई थिंक आई थिंक सबसे बड़ा रॉन्ग आंसर होता है कि मैं फाउंडर की सैलरी बढ़ाऊंगा, या मुझे पता नहीं मैं कहाँ खर्च करूंगा। ये सबसे बड़े रेड फ्लैग्स हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एक इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग है। अगर आपको पता ही नहीं आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टर कहेगा मैं आपको कैसे 10 करोड़ दे दूं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंड इसमें कुछ पर्सनल नहीं होता है, कि इन्वेस्टर के लिए उसका बिजनेस है इन्वेस्ट करना और रिटर्न लेना। तो वो ये वेरीफाई करना चाहता है कि आप, अनफॉर्चुनेटली इतने प्रेसिडेंट्स है फाउंडर्स के कि जहां पे एम्बेजलमेंट, धांधलेबाजी, धोखाधड़ी हुई है, तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है वाली बात है सर। कि आजकल इन्वेस्टर्स इसीलिए रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे कि मुझे 10 लोगों को हायर करना है, वो कहेगा ठीक है 10 लोगों की सैलरी, आप कितने की सैलरी करोगे? कि मैं 20 लाख के लोगों को हायर करूंगा। ठीक है, तो एक साल में आपको 2 करोड़ चाहिए, 20 लाख 10 लोग। मुझे नया ऑफिस लेना है, अच्छा रेंटल कितना है उसका, महीने का 2 लाख, चलो 24 लाख और हो गए। तो आपको इन्वेस्टर्स 15-20% का बफर रखने में ओके होंगे। फ्रैंकली वो बफर आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि वूका वर्ल्ड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वल्नरेबिलिटी, अनसर्टेनिटी ऑलवेज एग्जिस्ट। मैं यहाँ से बाहर निकलूं कुछ हो जाए, किसको मालूम है, राइट? हैविंग सेड दैट, ज्यादा ओपन एंडेड भी नहीं हो सकता है। सो यू कांट जस्ट से कि आई विल नॉट टेल यू वेयर आई एम इन्वेस्टिंग। अगर आपके पास डिटेलिंग है, जैसे एक फाउंडर के साथ मैं काम कर रही थी जिसके पास ऑलरेडी 9 पेटेंट्स थे, ग्लोबल, यूएस, यूरोप, यूके के पेटेंट्स। उसका ये कहना था मुझे 2 मिलियन रेज करने हैं, क्योंकि मेरे को 10 पेटेंट्स और फाइल करने हैं। हर पेटेंट की फाइलिंग फी ही 100,000 से 150,000 है। तो वो मैथ बहुत क्लियर है। उसके बाद आप अगर 70%, 60% का अच्छा डिटेल दे देते हो, तो इन्वेस्टर 30-40% पे ओके है। सो बिगेस्ट रेड फ्लैग इज लैक ऑफ क्लैरिटी, डिटेलिंग एंड इंफॉर्मेशन आउट देयर। थैंक यू सो मच सोनाली, इट वाज वेरी वेल रिप्लाइड। आलोक जी भाई साहब ने कुछ एफडीआई के बारे में पूछा है। एट अ मैक्रो लेवल, व्हाई इज एफडीआई क्रूशियल फॉर फंडिंग न्यू बिजनेसेस और ग्रोथ? आर वी नॉट mature enough to bootstrap our growth as a country? How can investment firms help in boosting local एक्चुअली investments? इफ यू वुड हैव आस्क्ड मी सर दिस क्वेश्चन 10 years बैक, आंसर डिफरेंट होता। सॉरी, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, totally. मेरी आवाज आ रही है ना सर? Sonali, I can hear you. We can hear. हेलो, हाँ, we Yes. can एम hear आई you, ma'am. ऑडिबल? Yes, yes. ओके, सॉरी, थैंक यू। आज ही अगर आप मुझसे सवाल सर 10 साल पहले पूछते तो मैं कहती बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट्स की डेप्थ नहीं है। बट आज की डेट में फुली एग्री। इंडियन मार्केट्स, इंडियन इकोसिस्टम एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना इवॉल्व हो चुका है कि
इट इज नॉट नेसेसरी पर से कि हम फॉरेन कैपिटल के डिपेंडेंट हैं. अगेन आई गो बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर, कलर ऑफ द मनी इज ग्रीन. लेकिन पहले हमें लेज होता था क्योंकि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता था. आज इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम इवॉल्व है. आपको मैं हर कैटेगरी में जो मैंने बताया, सीड से लेके आईपीओ तक इन्वेस्टर्स की लिस्ट दे सकती हूँ जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं. सो आई फुली एग्री विथ यू, इट इज इवॉल्व. Having said that, the only challenge at times which happens is not enough long-term or perpetual capital. उसका क्या मतलब होता है? Most investors जो structured होते हैं वो एक AIF फॉर्म में होते हैं, alternate investment fund सेबी के अंदर, जिनकी एक शेल्फ लाइफ होती है 7 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल. which means चाहे वो आपके बिजनेस को कमिट करना चाहते हैं, उनकी भी ऑब्लिगेशन है कि उनको पैसा इन्वेस्टमेंट्स बेच के वापस रिटर्न करना है इन्वेस्टर्स को. सो जहां पे हम लैक करते हैं वो है डीप पॉकेटेड परपेचुअल इन्वेस्टर्स या सोवरेन फंड्स. हमारे यहाँ पे सोवरेन फंड्स में एक एलआईसी कह सकते हैं आप, लेकिन ग्लोबली तमासिक, खजाना, आडिया, बिग पेंशन फंड्स लाइक सीपीपीआईबी, ओटीटीपी, ये बहुत बड़े फंड्स हैं जिनका कॉर्पस बहुत बड़ा है. तो जहां पे हम बिलियंस डॉलर की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली अभी तक इतना डेप्थ नहीं आया है प्राइवेट साइड में. Having said that, listed market में हम सब देख रहे हैं जहां एफडीआई ने पुल आउट किया था लास्ट कुछ महीनों में, markets have not fallen, and that has been backing of the domestic investors, mutual funds and insurance companies, and retail SIPs. So I hope that answers your question. FDI is important, but Indian market is growing. It is way more evolved today. India is generating more startups and more unicorns than any other country individually. We have a hard stop after 2 or 3 minutes. We will be taking last questions, Sonali, from Akshit. He is asking that explain some clauses that are unfavorable for founders, such as tag along or drag along clauses. Maybe we can sum it up in 1 minute. Very difficult to sum up it in 1 minute. Some of the clauses which you should be very, very clear about is not giving a personal obligation, ring fencing as a founder your personal assets, not committing an exit is a personal guarantee from founders. Tag along, drag along, ROFR, again, I'll be happy to speak offline and give my perspective. There are good and bad. It depends on कौन सा investor है, कैसा investor है, और आप किसको क्या दे रहे हो. Obviously, you would not want to give a tag along to every single investor, but it is an obligation. It is a risk you are taking. You should be careful about it. Having said that, at what stage and in what side of the negotiation table आपकी कितनी strength है, आप negotiation में कितने strong है, आपको कितना desperate need है. And again, I go back to what I said, raise when you want and not when you need. If you need capital, then believe me, they will say तुम पैसा लो, बाकी clauses मुझे दो. So again, like a negotiation table कि आपको कितनी जरूरत है, कितनी hunger है, कितनी requirement है, will determine what all you can negotiate on. Specific clauses, a very, very detailed one. I think separate एक session अगर ये जरूरत का हो, I'm happy to take. I'll coordinate with the committee, but hope this gives you a bird's eye view. Thanks, Sonali. I'm pretty much positively surprised with the kind of depth you brought along with this session, Sonali. एक दोहा है कि पारस और गुरु में इतनो अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे, एक करे आप समान. पारसमणि सिर्फ लोहे को सोना करती है, लेकिन गुरु अपने जैसा बना देता है सुनने वालों को. तो सोनाली, that kind of knowledge I believe everybody has got. Thank you so much. And we have tried to address all kind of questions. Special thanks to Kalpesh ji, Gagan ji, who arranged all these things. Thank you so much. कल्पेश जी, देर इज अ क्वेश्चन जो आपके लिए है कि क्या हम जीतो का एक्सीलरेटर का काउंटर पार्ट माहेश्वरी समाज के लिए बना सकते हैं? इफ यू कैन एड्रेस इन 10-20 सेकेंड्स. आई थिंक हमने बात भी करी है इसके अराउंड. अगर आपके पास में 20 सेकेंड हो, आप सुन पा रहे हैं तो आप जवाब दीजिए, नहीं तो विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लोज द सेशन. जतिन जी, कल्पेश जी, गगन जी, भाई साहब, ये क्वेश्चन हम सबके दिल के काफी करीब है, और मुझे लगता है 1 मिनट में या कुछ सेकंड्स में इस पे बात करने से वी वुड नॉट बी जस्टिफाइंग द एंटायर सब्जेक्ट एक्चुअली. सो इसके लिए एक अलग से सेशन करेंगे जहां पे लाइक माइंडेड लोग बैठ के विचार करें और देखते हैं क्या आउटकम निकलता है. बट देन वी डेफिनेटली ऑल विल ट्राई एंड गिव इट सम काइंड ऑफ डायरेक्शन दैट इज नीडेड. तो एक बार और पार्टिसिपेंट्स को जो इस प्रकाश पर्व के इंपॉर्टेंट ओकेजन में सबने जो ग्रेसफुली पार्टिसिपेट किया है, वी आर क्लोज टू 50 मेंबर्स, और इस अर्धशतक के लिए सभी को शुभकामनाएं. अगले सेशन की सूचना हम जल्दी जारी करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट फेस्टिविटीज अहेड. जय महेश. Jai Mahesh, thank you so much. Thank you.